नमस्कार, मैं मुदिता मुनिया नमस्कार। हार्ड लाइफ संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अपने पुनरुत्थान के 2 साथियों से जो कोना कक्षा का संचालन करते हैं अपने विद्यालय में। तो आइए मिलते हैं बडोली बड़ी के विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश नेगी जी से और मटीला के से प्रधानाचार्य भास्कर जोशी से। तो नेगी जी और जोशी जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं नेगी जी से जानना चाहूंगी कि वो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और उसके बाद भास्कर जोशी जी। जी, आप सबको प्रणाम और धन्यवाद भारत संस्था के लिए कि आज हमें ऐसा अवसर मिला है कि फेसबुक लाइव के थ्रू हम लोग एक भारत संस्था से नहीं लेकिन हजारों दर्शकों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। मैं दिनेश सिंह नेगी, प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बडोली बड़ी से ब्लॉक एम केशर, और वर्तमान में हमारा जो विद्यालय वो आदर्श विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा पूरा प्रयास है और बाकी चीजें अभी मैडम चाहे इस पर आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आभार आपका। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर जोशी है। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटीला धूरा, विकासखंड ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा से। तो बस एक अध्यापक के रूप में, एक समर्पित अध्यापक के रूप में मेरी पहचान है, इसी को लेके मैं काम कर रहा हूँ। आगे फिर जैसे जैसे वार्ता चलेगी आपको मेरे बारे में और विस्तार से पता चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातों के लिए जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि जैसे नेगी जी के यहाँ श्री मातवर सिंह जी ने कोना कक्षा के लिए प्रायोजित किया है, उनकी वो प्रायोजक हैं आपके यहाँ और आप अपने यहाँ इसको चलाते हैं कोना कक्षा का। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसका संचालन किस तरह से होता है, मतलब बच्चे करते हैं, आप करते हैं, इसके संचालन को किस तरह से आप करते हैं और कौन करता है? एक्चुअली सॉरी मैम, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? रिपीट। आवाज आ रही है जी? अभी मैं जी, अभी मैं ये जानना चाह रही थी नेगी जी कि आपके यहाँ जो कोना कक्षा का संचालित होता है, ये कैसे होता है और कौन इसको करता है? हेलो, कोना कक्षा का जी जी कोना आवाज नहीं आ रही है? फ्लक्चुएट हो रही है, कट रही है बीच बीच में। अच्छा, तो आप ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ की मतलब नेटवर्क पूरा होता हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके यहाँ जो कोना कक्षा का संचालित होता है, इसे कौन करता है और कैसे करता है? जी मैडम, जी ये कक्षा जो आप कह रहे हैं कोना कक्षा का हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में लगभग 2018-19 में स्टार्ट हुआ था। श्री गणेश उनियाल जी सर के द्वारा सौजन्य से उन्होंने हमारे विद्यालय को मतलब चुना था और उसके बाद कंटिन्यूअसली हमारे जो वीकली मंथली मैगजीन्स आती हैं वो भी आ रही हैं। अब अभी वर्तमान में श्री मातवर सिंह नेगी जी के द्वारा कोना कक्षा के तहत बुक्स उपलब्ध कराई गई। और जहां तक संचालन वाली बात है, जो ये पुस्तकालय को प्रेरित करने के लिए आप लोगों का एक प्रयास है, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बच्चा बचपन से पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक से बच्चे को रुचि पैदा नहीं हो पाती है जो एक कहानी की किताबों से, क्योंकि बच्चा उसमें स्वयं को देखता है, अपने कल्पनाओं को देखता है। तो इसको चलाने में जो आप लोगों ने इसका मतलब प्रयास किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा, ये कोना कक्षा का ये जो टाइटल है, ये 2020-22 तक तो था मतलब रिलायबल। अब तो मैं कहूंगा कि इसका नाम होना चाहिए दर्पण कक्षा का, क्योंकि दर्पण कक्षा का अब एक नया नाम इसको मिल जाना चाहिए, क्योंकि वाकई में आज पुस्तकालय
अब एक 10% पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये इसने पूरा कवर कर लिया है हमारे एकेडमिक सिलेबस को, कि बिना पुस्तकालय के हमारे जो भी पाठ्यचर्याएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो अधूरी हैं, उनका शिक्षण कार्य अधूरा है। क्योंकि जो भी सीखने के प्रतिफल हमें पाठ्य पुस्तकों से देने हैं, वो सब हमारी पाठ्य कहानी की किताबें पूरा कर रही हैं। और बच्चे को जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल जिसको रुचिपूर्ण वाला शिक्षा भी इससे मिल रही है। अब इसको संचालन करने के लिए हम लोग, हमारे टीचर्स हैं साथ में, हम लोग और हमारे टीचर्स मिलकर जो ये मैं पुस्तकालय भी बोलूंगा, क्योंकि कोना कक्षा का एक साथ ही हमारा मेन जो पुस्तकालय विद्यालय में चलता है, इसको हमारे टीचर्स और हम लोग मिलकर करते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इसको बच्चों के हैंडओवर कर दिया है। जो क्लास 5th के बच्चे, 4th के बच्चे, 3rd के बच्चे हैं, इनको हम लोग 2 महीने के लिए सिलेक्ट करते हैं कि आप इसके नोडल रहेंगे, आप इसके सहायक रहेंगे, और बच्चों को रजिस्टर उपलब्ध कराए गए हैं। और जो बच्चे पुस्तकें लेते हैं वो उसमें एंट्री होती है, जब वो जमा करते हैं उसकी एंट्री होती है। और बच्चों के द्वारा जो गतिविधियां बच्चों ने की होती हैं, उसके लिए भी एक रजिस्टर है कि आपने इस पुस्तक में मुख्य चीजें क्या पढ़ी हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, उसको भी दर्ज किया जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा पुस्तकालय के बारे में और इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, जरूर करिए सर। जी मैडम, ये जो पुस्तकालय का हमारा कॉन्सेप्ट है, और जो आपके थ्रू जो हमें एक कॉन्सेप्ट मिला है, इन दोनों को हमने मिक्स करके अब हमारा एक कॉमन लाइब्रेरी पुस्तकालय चल रहा है। इसमें बच्चों को, उनको हिंदी, इंग्लिश, गढ़वाली से संबंधित पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही हैं, और बच्चे उसको 8 से 10 दिन तक अपने पास रखते हैं। और उसके बाद बच्चों को उसका फीडबैक भी देना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स और हमने एक प्रयास किया, क्योंकि बच्चे को पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपको इस पुस्तक को कैसे देखना है, किस नजरिए से देखना है, कि यह एक केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं, आप इसको माने, यह एक आपकी मन की इच्छाओं, मन की भावनाओं को पूरा करती है। तो बच्चों को हमने बताया कि बेटे, आप इन पुस्तकों को केवल इसके आंतरिक आवरण और आंतरिक कहानियों पर ही जोर नहीं देंगे, आप इस पुस्तक के बाहरी आवरण, बैक कवर, उसमें मुख्य जो आलोक होता है, जो लेखक के द्वारा विचार होते हैं, वो सब आपने उसको भी ध्यान देना है। क्योंकि जब तक हम लेखक के विचार नहीं पढ़ेंगे, लेखक ने किस भावना से बुक लिखी है, तो बच्चों को भी उस गहराई में उतारने में हमें दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को बुक के ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चा उसके टाइटल को पढ़े, टाइटल किस भाषा में लिखा है उसको पढ़े, और उस कवर पर कौन सा चित्र बना है, उस चित्र पर आपके क्या भाव प्रदर्शित हो रहे हैं, आपके मन में कौन सी विचार आ रहे हैं उन चित्रों को देखकर, और उस कवर में क्या क्या चीजें और मेंशन है, बैक कवर, लास्ट जो कवर होता है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, जैसे होता है आपके के मूल्य क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, और उसमें कोई अन्य विशेष टैग लाइन लिखी होती है कई पुस्तकों में। जैसे हमारे कई पुस्तकों में लिखा होता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, या कहीं पे स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह के टैग्स आते हैं छोटे छोटे। तो इनको भी बच्चों को हम कहते हैं कि इसको भी आपने नोटिस करना है, अदरवाइज आप बुक का केवल 10% पार्ट ही पुस्तकालय का यूज कर पाएंगे। तो बच्चे, अब मैंने देखा कि होते हैं बच्चे, हम भी बच्चे रहे, और ये बच्चे हैं कि शुरू में इन्होंने स्टोरी बुक को एक फॉर्मेलिटी में लिया और ले जाते थे, इशू करते थे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वैसे ही वापस आ जाती थी, और उनको ये लगता था कि शायद ये एक पार्ट ऑफ हमारा करिकुलम है कि बुक ले जाना और जमा करना। लेकिन जब हमने उनकी फीडबैक्स लिए, बच्चों का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो हमें समझ गए कि ये बच्चे कहीं ना कहीं बुक को अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं, बुक के प्रति इनकी रुचि नहीं पैदा हुई है। तो धीरे धीरे बच्चों को उनके सामने हमने प्रेजेंटेशन किया, खुद बच्चे बनकर, कि बेटे सपोज हम बच्चे हैं और आप देखिए कि हमने इस बुक को कैसे लेना है। तो इस प्रेजेंटेशन का फायदा ये हुआ कि बच्चे अब धीरे धीरे उस थीम को समझ रहे हैं, बच्चे अपने भाव में, अपने विचारों में उस कहानी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और इवन पेरेंट्स की मदद भी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि
बच्चों के जब तक हम अभिभावकों को नहीं जोड़ते हैं किसी भी गतिविधि में, तो वो हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग पेरेंट्स के लिए भी आपकी जो बुक्स हैं, हमारी जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी पीटीएम होती है, एसएमसीज की बैठक होती है, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप बुक इश्यू करेंगे तो आपके बच्चों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे रिलेटिव्स बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जरूर मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको डीपली मतलब सोसाइटी में पुस्तकालय को उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और कुछ मैडम, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि समय की बाध्यता को देखते हुए जैसा आपका आदेश होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा निधि जी जान करके कि आपने इसको कोना कक्षा का जो अपने यहाँ स्थापित किया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से, आप प्रभावित तरीके से जो है उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और साथ ही ये जान के अच्छा लगा कि शुरुआत में आपने अध्यापकों की मदद ली, लेकिन अभी आप कक्षा 4 और 5 के बच्चों को भी इस कार्य में जोड़ रहे हैं। कोना कक्षा के संचालन को उनके भी देखने दे रहे हैं और इससे वो बहुत सी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे जो है उनका किताबों का को प्रवेश किया जाता, पंजीयन कैसे किया जाता, किस तरह से उनको दी जाती है और क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए। तो इस तरह से काफी कुछ सीख रहे हैं बच्चे इन कार्यों के द्वारा। और ये भी अच्छा लगा कि आपके पुस्तकालय में जो है वो हिंदी, इंग्लिश और गढ़वाली सभी तरह की किताबें हैं जिनको आप बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं और साथ ही आप बहुत प्रभावी तरीके से उनका फीडबैक भी देते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यालय के साथ जोड़ा है इस पुस्तकालय की श्रृंखला में। तो ये भी जान के अच्छा लगा कि बच्चे अगर उनके माता पिता से जो है प्रभावित होते हैं कि उन्होंने ये किताबें पढ़ी और उन्हें भी ये अच्छा लगता, तो एक तरह से ये काफी प्रेरणादायक कार्य आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अब मैं भास्कर जोशी जी से जानना चाहूंगी कि उनके यहाँ कोना कक्षा का किस तरह से संचालित होता है, कौन करता है और कैसे करता है। जी मैम, धन्यवाद। पहले तो नेगी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इतने कुशलता पूर्वक वो अपनी पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम सभी लोग, एक बात हम सभी लोगों में कॉमन है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। तो जैसे नेगी जी की कहानी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा भी संचालन वैसे ही होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक अगले दर्जे पर ले गया, एक नेक्स्ट लेवल पर। मैं आपको बताता हूँ कहानी, मेरे दर्शकों को सुनने में भी इसे आनंद आएगा, हो सकता है कि बहुत से लोग इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। हमने जब अपने सरकारी सेवा में पदार्पण किया तो उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आई ना उस समय की, जैसे बच्चों के जो अक्षर ज्ञान था वो काफी कम था, या जो जिनके पास अक्षर ज्ञान था वो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो एक जो हमारा मोटिव स्टार्ट हुआ वो पढ़ने लिखने की संस्कृति को कैसे अपने सेवी क्षेत्र में हम बढ़ाएं, कैसे इसको आगे ले जाएं। क्योंकि ये मैंने देखा अपने आसपास जो पढ़े लिखे लोग भी थे ना, मैं वो भी, इवन आज भी ऐसा होता है कि हमारे पास अखबार रखा होता है तो हम लोग अखबार की हेडलाइन, जो मोटी हेडलाइन होती है उसको पढ़ लेते हैं, नीचे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं हम लोग। ये हम लोगों की, सभी लोगों की, मतलब जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने की आदत नहीं होती। तो पहला मोटिव ये था कि कैसे बच्चों के अंदर शुरुआत से ही पढ़ने लिखने की आदत विकसित की जाए, ये सबसे बड़ा पहलू था। और पढ़ने लिखने की आदत डेवलप करने का ये हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाएं, बच्चों के पास पढ़ने लिखने का साहित्य हो, उनके समकक्षी साहित्य हो, जैसा कि नेगी जी ने बताया, चित्र वाली किताबें। तो इसको लेके धात के कार्यक्रम से जुड़ने से पहले हमने अपने सेवी क्षेत्र में एक बहुत वृहद आंदोलन चलाया। ये बड़ा ही फेमस हुआ, इसको कहा गया मैम ग्वाला कक्षाएं। आप इसको इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो आपको काफी जानकारी मिलेगी ग्वाला कक्षाओं के बारे में। ये इस प्रकार का था कि जी, ये आप जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां पुस्तकें आपके संग जाएंगे। एक तरीके से आप इसको चलित पुस्तकालय का नाम भी दे सकते हैं। आज लगभग इसको 10-12 साल हो गए हैं ग्वाला पुस्तकालयों को चलने, और धात के सहयोग से और अन्य के सहयोग से, मेरे मित्रों के सहयोग से आज भी बड़ी कुशलता पूर्वक संचालित हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी किताबों का एक बन चुका है ग्रुप्स, तो काफी अच्छे से भी चल रहा है। तो मैं आपको 10 साल पीछे ले जाता हूँ। तो हमने क्या किया कि जहां जहां बच्चे
जाते थे, चाहे संडे के दिन या कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था, तो गांव में अलग अलग तोक होते हैं गांव में, वहां तोकों में हमने कुछ सेंटर्स, कुछ केंद्र बना रखे थे कि यहाँ यहाँ 10 किताबें यहाँ रख दी, 10 किताबें यहाँ रख दी, 10 किताबें यहाँ रख दी। इस प्रकार से 8-9 केंद्र पूरे तोक में बने हुए थे, और उन तोकों के लीडर मैंने उसी ग्राम सभा के कुछ बच्चों को बना रखा था। एक मेरी प्रिय छात्रा थी गीता खनी, अगर वो अभी सुन रही होगी तो बड़ी खुश हो रही होगी। उसको इसका हेड बना रखा था कि तुम सभी लोगों को कंट्रोल करोगी, किताबें कैसे देनी, क्या करना है, और ये सारा वर्क विद्यालय समय के उपरांत होता था, या जिस दिन जो शनिवार या संडे या जिस दिन जो अवकाश के दिन होते थे उस दिन होता था। इस तरीके से ये धीरे धीरे फैलता चला गया, काफी प्रसिद्ध हुआ मेरे, और कभी जनप्रतिनिधियों ने भी काफी इसमें मदद करी। फिर बाद में ये हुआ कि किताबें, अब रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, संसाधन जुटाना अपनी पुस्तकालय के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तो मुझे उस समय पता चला धात के कार्यक्रम के बारे में, लगभग आज से 7-8 साल पहले, वही 2018-19 के आसपास। तो मैंने तन्मय जी से कनेक्ट किया, उस समय तन्मय जी थे, तो तन्मय जी से कनेक्ट किया। तन्मय जी ने हमारी जो कहानी उससे प्रेरित हुए, फिर हमारे वहां भी धात का ये पुनः कक्षा स्थापित हुआ, और इस धात के माध्यम से ही फिर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाया, और अपने जो सीआरसी होती संकुल होता है, उस संकुल में भी लगभग 10-12 विद्यालयों में धात का कोना पुस्तकालय की स्थापना करवाई। उसका जो सब प्रक्रिया, पहले अब तो सबको व्यक्तिगत तौर से पुस्तकें भेजी जाती हैं, लेकिन उस समय ये होता था कि केंद्र के जो व्यवस्थापक के रूप में भी मैंने काम किया है लगभग 1-2 वर्ष के रूप में, कि तो इस तरीके से भी कार्यक्रम हुआ। फिर अभी कालांतर में ये हुआ कि जब मेरा सेवी क्षेत्र बदल गया है, अब मैं उस पुराने जो बजेला विद्यालय मेरा था वो बदल गया, तो अभी मैं जो नए सेवी क्षेत्र में आया हूँ, फिर मैंने धात से संपर्क किया उन्याल जी से, तो वापस कुछ महीनों में ही, 1-2 महीनों के अंदर ही मेरे वहां नया कोना स्थापित हुआ। तो अभी ये क्या हो गया, अभी तो भारत सरकार की भी ये वो है स्थिति, और हमारे राज्य सरकार भी इसमें काफी प्रयासरत है कि बच्चों को पढ़ने लिखने के सामग्री उपलब्ध कराई जाए। रूम टू रीड भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, धात भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि नेगी जी ने बताया है कि हमको यहाँ पर एक अपना खुद का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसको कहा गया है चिल्ड्रन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, CLMC। तो उसकी स्थापना भी हमने की है। ये बच्चों के द्वारा ही संचालित होता है, बिल्कुल जैसे नेगी जी ने बताया वही है इसमें भी, कि रजिस्टर्स बने हुए हैं, बच्चे खुद ही इसको संचालित करते हैं। किताबें इश्यूज होती हैं, कौन सी किताबें फट गई हैं, उसका रिपेयरमेंट की टीम एक अलग है, वो उसको गौंद से टेप से चिपकाती है। एक टीम जो है किताबों को इशू करती है, एक टीम उसके रख रखाव की जिम्मेदारी लेती है। हमारे जो विद्यालय हैं उनका जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो जो हमारे वो है अंदर सीलन, किस कारण पुस्तकें खराब हो जाती हैं, उन्हें धूप दिखाना आवश्यक होता है, तो एक टीम उनको धूप दिखाने की, उनकी जिम्मेदारी की किताबों को आप धूप दिखाइए ताकि किताबें खराब ना होने पाए। तो इस तरीके से बड़े ही एक डिसिप्लिन वे में ये संचालित हो रहा है। और जहां तक ग्वाला कक्षाएं इस सेवी क्षेत्र में भी चल रही है, लेकिन अलग अलग स्थानों की अलग अलग मांग होती है। लेकिन जो ग्वाला कक्षाएं हमारी उस सेवी क्षेत्र में, पुराने वाले सेवी क्षेत्र में सफल हुई थी, अभी इसे यहाँ सफल होने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों को समझना पड़ता है पहले, और व्यक्ति भी जो लोकल का होता है वो भी समझता है कार्यों को कि क्या उद्देश्य है, किस रूप से शिक्षक इस कार्य को कर रहे हैं, उनका क्या मनोदशा है इसके पीछे। बहरहाल जो भी है, हमने अभी तक जो पढ़ने लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत काम इसके लिए किया है, और आज बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धात उनमें से प्रमुख हैं, जो हमें किताबें देती हैं, संसाधन उपलब्ध कराती हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए। तो मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए कि लगभग 2500 से अधिक पुस्तकें इस वक्त हमारे पास हैं। इसमें इंसाइक्लोपीडियाज और हमारी धार्मिक पुस्तकें, बहुत सारी मतलब वैरायटी है पुस्तकों की, जिसमें बच्चे तो पढ़ते ही, साथ साथ में वयस्क भी इन किताबों को ले जाते हैं। दूसरा, मैंने बीच में आप लोगों से भी मैंने कहा था कि हमने एक कैंपेन चलाया था कि किताबों को, अक्सर क्या होता है आपके घर में जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और फिर किताबों की जरूरत नहीं होती, तो हम उसे रद्दी में बेच देते हैं या रद्दी के रूप में फेंक देते हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाया कि किताबें फेंके नहीं, रद्दी में ना फेंके, इन किताबों की बहुत जगह आवश्यकता है, ये हमें दे दीजिए। तो मैंने वो डोर टू डोर जाके वो पुस्तक, कुछ डोर टू डोर कलेक्ट की किताबें, और कई लोगों ने हमें कुरियर के द्वारा भी भेज दी कि किताबें हमारे काम की नहीं है।
इनमें काफी महंगी किताबें भी आई जो IIT वगैरह के लेवल की थी, इंजीनियरिंग के लेवल्स की भी थी। तो फिर हमने फिर दोबारा संपर्क, अभी भी हम करते हैं कि किसी को अगर किताबें चाहिए इस प्रकार की तो आप हमसे ले जा सकते हैं। तो बहरहाल पुस्तकों की अगर हम सम्मान करेंगे तो पुस्तकें हमारा भी सम्मान करेंगी। तो मैं कहीं भी किताबों को इस तरीके से होता है तो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये यात्रा अभी भी चल रही है। अभी भी बहुत लोगों को पढ़ने लिखने की संस्कृति से जोड़ना है आगे। तो एक नवाचारी वे में अभी भी हम इसको आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। और मैं धात का, उन्याल जी का, मुदिता मैम का, डोभाल मैम का, तन्मय जी का, जिन्होंने भी मुझे इतना सहयोग किया, सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैम, आभार आपका सर, बहुत अच्छा लगा जोशी जी आपसे ये जान करके कि आप जो है साहित्य के लिए बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं और एक साहित्य का स्वाद जो है उनके मन में जगा रहे हैं और वो पूरी तरह से तैयार हैं इसको। जैसे आपने बताया कि जिन पुराने क्षेत्रों में आप पहले इन कार्य को कर चुके हैं तो वहां पर काफी अच्छी स्थिति है और जहां अभी आपने शुरुआत की है वहां पर भी धीरे धीरे जो है लोगों में उत्साह और बच्चों में भी उत्साह बढ़ रहा है। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने ग्वाला कक्षाओं का करके एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जो कि काफी प्रभावी है और आपने कई क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ग्राम पंचायत के लोगों को भी जोड़ जाड़ के आपने उनको इस अपनी जो एक तरह की क्रांति है बाल साहित्य क्रांति है उससे जोड़ा है। लेकिन ये भी अच्छा लगा जान करके कि आपके पास किताबों की विभिन्नता है, मतलब एक ही तरह की किताबें नहीं है, धार्मिक भी हर उम्र के जो लोग हैं, बच्चे बूढ़े वयस्क, उन सब के हिसाब से आपके पास किताबों का काफी भंडार है। और ये भी अच्छा लगा कि आप जो है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको जो इस्तेमाल कर चुके होते हैं बच्चे और उनके लिए अब वो उपयोगी नहीं होती, उनसे इन किताबों को लेकर के उन लोगों को देते हैं जो कि जिनको इसकी जरूरत है और वो शायद इसको खरीद नहीं सकते। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आपने जो है जो नेगी जी ने बताया था कि हमारे बच्चे खुद संचालित करते हैं अपना, उनका रिकॉर्ड रखने का सिस्टम है और एक बच्चे जो रहते हैं किस तरह से उनमें चढ़ाते हैं किताबों को देते समय, फिर उनको वापस लेते समय भी पूरी तरह की डिटेल भरते हैं, विवरण पूरा भरते हैं। तो आपने जो कहा कि आपके यहाँ अलग तरह के दल हैं इसके लिए कि जो किताबों को धूप में सुखाने का भी काम करते हैं, उनमें कुछ कट फट जाती है तो उसको भी चिपकाने और गोंद से लगाने का काम करते हैं। तो ये जान के अच्छा लगा कि बच्चे काफी संवेदनशील हैं अपनी किताबों के लिए कि अगर उनकी खराब हालत है तो उसका रख रखाव भी मेंटेन करते हैं। तो ये सारी बातें जान करके अच्छी लगी कि बच्चों को बहुत मतलब छोटे लेवल से ही आप जो है जो उनके बाल्यकाल से ही इन सब चीजों के लिए काफी संवेदनशील बना रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी आदतें हैं जो आप बच्चों को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजें जो आप लोग कर रहे हैं, आप नेगी जी और जोशी जी आप लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए हमारा समाज आपका सच में बहुत ज्यादा जो है आभार प्रकट करना चाहता होगा और बहुत खुशी होती है उनको कि हम उनको इतने अच्छे प्रधानाध्यापक मिले हैं जो कि उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत अच्छी तरह से। तो ये सब चीजें जान के तो बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चे भी इसमें काफी उत्साहित हैं और बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, साथ ही आपके अभिभावक भी इसमें जोड़ते हैं। हमें ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसकी उपयोगिता जैसे आपने करी, काफी बच्चे जो रहते हैं काफी संवेदनशील हो जाते हैं। नेक जी ने कहा कि वो किताबों के बारे में और भी बहुत सी बातें बताते हैं, कवर में क्या लिखा है, कितने रुपए की है, या लेखक ने प्रस्तावना में क्या लिखा। तो ये छोटे छोटे शब्द भी जो रहते हैं एक तरह से उनके शब्दकोश को बढ़ाने का काम करते होंगे जो कि एक पुस्तक की भाषा में लिखे हुए होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपको लगता है कि कक्षा कोना स्थापित हुआ है या आपके यहाँ जो पुस्तकालय आपको सरकार की तरफ से मिलता है, क्या उसकी उपयोगिता क्या है? क्या वो उसी रूप पे बच्चे उनको ले रहे हैं और इससे जुड़ा कोई संस्मरण आपको लग रहा हो कि हाँ ये इस को पढ़ने की वजह से किसी बच्चे में इस तरह का सुधार आया या उसने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, तो क्या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपके पास है? देखिए मैम, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे वहाँ। मैं लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत कर चुका था। हमारे वहाँ जो
एक हिंदी की किताब भी आती है, सॉरी कुमाऊनी साहित्य आता है, आदली कुशली, आप शायद आप जानते होंगे। तो वो उसमें उसमें कुमाऊनी के काफी लेख आते हैं, 30 त्योहारों के बारे में काफी जानकारी उसमें आती है, पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। तो वो उसके नए पुराने संस्करण में कलेक्ट भी कर लेता हूँ किसी भी तरीके से, तो बच्चों को वो पढ़ने के लिए हम देते हैं। तो साथ साथ में जैसे कि हमारे, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यालय में होते रहते हैं, हरेला फूलदेई वगैरह ये सारी चीजें, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भी पता नहीं रहती, क्योंकि समय के अभावता के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम फुलदेई क्यों मनाई जाती है, हमें सिर्फ साधारण चीजें पता है उसके बारे में, जो हम सुनते हुए आए हैं पहले से, या जो तो फुलदेई के बारे में कहानी आदि कुचली में छपी थी या किसी अन्य पुस्तक में, तो एक बच्चा आके मुझे बताता है कि बच्ची आके बताती है कि सर आदि फुलदेई क्यों मनाते, पता है कि एक रानी थी और एक राजकुमारी थी, उसको एक राजा से प्रेम हो गया था, और वो इस तरीके का कुछ उनमें हुआ कि वो रानी राजकुमारी मर गई और उनका विवाह नहीं हो पाया, तो वो एक फूल बन गई और इसी के रूप में उसका नाम फुलदेई पड़ गया। इस तरीके की वो चीजें लेकर आते हैं, किस्से कहानियां। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इससे उनके मन में कहानियां गढ़ने का जो एक विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि कहानियां गढ़ने की जो शुरुआत होती है, कहानियां कहने की जो शुरुआत होती है, वो विचार से ही होती है। अपनी कल्पनाशीलता को प्रभावशाली प्रकट करने का जो तरीका है वो इन्हीं कहानियों से हुआ शुरुआती। तो हम सोच, और दूसरी एक जो हम अपने वहाँ एक और नवाचार करते हैं, जिसका नाम स्थानीय अखबार निकालते हैं हमारे बच्चे। पहले बजेलन जागरण करके निकलता था जो मेरा पुराना विद्यालय था, अब यहाँ आके हमने उसी को निकाला, उसका नाम था मटीला जागरण। तो जब आप उस स्थानीय अखबार को पढ़ेंगे तो आप उनमें कल्पनाशीलता की कहानियों को पढ़ेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि क्या क्या बच्चे लिख रहे हैं। कि जैसे कुत्ते होते हैं ना पहाड़, जैसे पहाड़ में जो कुत्ते होते हैं, कुमाऊनी भाषा में उन्हें कहते हैं, आवारा कुत्तों के लिए कुछ शब्द था, मैं भी भूल रहा हूँ, लुरिया कुत्ता कुछ इस प्रकार का वो कुछ कहते हैं। तो हाँ, तो उस तरीके की उन्होंने कहानी गढ़ी दो कुत्तों की, एक लुरिया था और एक डोई कुकुर था, वो हमारे घर में आए थे। तो मतलब वो शुरुआती उनका लेखन जो है वो प्रभावशालीता की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इन्हीं बच्चों में से कल के दिन में कोई साहित्यकार भी बन सकता है। साहित्यकार ना बन सके, अपनी कल्पनाशीलता को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए आइडियाज उनके दिमाग में आ सकते हैं। आइडियाज आएंगे तो वो नई रचनात्मकता की ओर जाएंगे, नए जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ओर जाएंगे। तो उसका बीजारोपण हम लोग आपके माध्यम से या अन्य जितने भी समाज सेवी हैं उनके माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसमें हम पूरे नहीं तो कुछ हद तक सफल हो भी पा रहे हैं मैम। जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा कि बच्चों की कल्पनाशीलता किताबों के या बाल साहित्य के माध्यम से फैल रही है और वो कुछ लिखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं नेगी जी से भी उनके बच्चों के बारे में कुछ विचार जानना चाहूंगी कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्या आपको कुछ दिख रही है, क्या कोई ऐसा किस्सा इससे जुड़ा हुआ आपके मन में है? नेगी जी आपका वो ऑफ है, आपका माइक ऑफ है सर, माइक ऑन कर लीजिए। जी मैडम, जी ओके मैडम। हाँ, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा श्री भास्कर जोशी का के जो कॉन्सेप्ट है वाला कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा लगा कि किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, पुस्तकालय प्रेम सब में जगाना है। और ये बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है। और मैं मानता हूँ कि संवेदनशीलता ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसे सर के बच्चों के प्रति रही कि भाई बच्चों को हमने ग्वाला की ड्यूटी देते समय भी अगर बच्चा पुस्तकालय प्रेम उसके अंदर हम जगा सकें तो ये, और बच्चों की जो टीम वर्क है कि आपकी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रिपेयरिंग, उसकी देखभाल, ये सब चीजें छोटे बच्चों को हम लोग स्वयं ही कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा अबोध है। बच्चे को जब तक हम खुद कर नहीं दिखाते हैं, उनको प्रेरित नहीं करते हैं, तो बच्चे के अंदर वो भावनाएं डेवलप नहीं हो पाती। होती है उसके अंदर, बट उसको बाहर निकालने में हमारा बहुत बड़ा रोल होता है हम टीचर्स का। तो ऐसे ही जैसे पुस्तकालय के बारे में बात आई कि शुरू में जैसे मैंने बताया कि बच्चों को हम बुक्स इशू करते थे और उनसे कहते थे कि चलिए बताइए आज प्रेयर में आपने कौन सी बुक इशू की है, उसका नाम बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें कौन कौन से पात्र हैं। कहानी ज्यादा नहीं पूछते थे हम, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में बच्चा कहानी नहीं बोल पाएगा। तो हमारा ये रहता था प्रश्न, कहानी का टाइटल और उसमें आए हुए कुछ 2-4 पात्र के नाम।
तो थोड़ा बच्चों ने क्योंकि उतना प्रयास नहीं किया था, तो उनको लगा कि नहीं, हमें थोड़ा इसको और डीपली देखना पड़ेगा। तो इस तरह के कई किस्से प्रेयर में, क्लास में हमारे साथ हुए, जिसको देखते हुए हमने फिर एक नया स्टेप स्टार्ट किया कि आप लोगों ने बाल शोध, जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, कि एक बाल शोध कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया। बाल शोध वैसे वर्ड बहुत पुराना है, लेकिन उसको जी पुस्तकालय से जोड़ने में मैं अपने को इसके लिए बोल सकता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि बाल शोध एक कॉन्सेप्ट हमारे शिक्षा विभाग में रहा है प्रोजेक्ट के तौर पर। उसमें बच्चा जी रिसर्च करता है, तो उसको पुस्तकालय में डायरेक्टली कैसे जोड़ना था, उससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, ये यहाँ पर मैंने ज़रूर प्रयास किया और इसका मुझे लाभ मिला। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को जो पुस्तकें उनकी रुचि के हिसाब से बच्चे ले रहे थे। बाद-बाद में रुचि के साथ-साथ हम लोगों ने उनको अपनी इच्छा से भी बुक्स दी, क्योंकि हर समय बच्चा अपनी रुचि की ही बुक लेगा, तो वो उसका कोई ना कोई आउटकम छूटेगा। फिर बच्चों को जो हमें लगा कि इस बच्चे के पास ये बुक्स भी जानी चाहिए, हमने उन बुक्स का इश्यू किया। और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बच्चे को केवल पुस्तक का क्योंकि अभी मैं यहाँ पर वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगा, कि जैसे जी जो आप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पुस्तकालय को कितना डीपली एनालिसिस कर रहे हैं और उसका विश्लेषण, अन्वेषण कर रहे हैं और उसका अपने शब्दों में प्रस्तुतिकरण। तो बच्चों ने सबसे पहले हमारा यही था कि बेटा आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी, उसके नाम, उसकी, क्योंकि बच्चे का शब्द, जैसे कि आपने भी बोला कि बच्चों का वर्ड यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, शब्द भंडार बढ़ रहा है। शब्द भंडार बढ़ाना भी हमारा एक पक्ष रहा है पुस्तकालय को के मदद से। तो बच्चों ने पुस्तकालय में थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आप एक पुस्तक बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा एक पुस्तक ले रहा है, उस पुस्तक में हो सकता है कि वो खाली साहित्य की हो, कहानी की हो सकता है वो कोई गणित के संबंधित हो सकता है कि वो कोई पोएम से रिलेटेड हो, लेकिन उस किताब को हमने सभी भाषाओं में कैसे सम्मिलित किया, थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि सपोज़ बच्चे ने कोई बुक ली, वो हो सकता है कहानी की हो, लेकिन उसको हमने कहा आपको इसको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, पर्यावरण, कला और सामान्य गणित से जोड़ना है। अब इसको कैसे जोड़ा गया कि बच्चे ने एक बुक ली, ठीक है, वो कहानी की बुक है, अब इसमें गणित कैसे आएगा? इसमें इंग्लिश कैसे आएगी? इसमें संस्कृत कैसे पुट आएगा? इसमें जी विज्ञान पुट कैसे आएगा? ये यहाँ पर हमारा थोड़ा नवाचार है कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैडम? जी जी बिल्कुल हेलो? दीजिए। जी जी बिल्कुल कि दीजिए सर। सपोज़ जी, सपोज़ बच्चे ने एक हिंदी की कहानी ली, मान लेते हैं हम कोई भी एक कहानी की पुस्तक है, हिंदी की है, तो अब इसमें सबसे पहले बच्चे ने, ठीक है, कि उसका नाम उसने पढ़ लिया कि कहानी की किताब है, या चाहे ये आपकी पंचतंत्र की कहानी है। अब बच्चे को इसमें हमने ये डेवलप किया कि बेटे इसमें इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि लाइब्रेरी बुक, उसका टाइटल अगर वो आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा पहले एक चुटकुला होता था कि हमारा ये साबुन होता था सनलाइट, तो किसी का नाम सूर्य प्रकाश है, तो हम मतलब बच्चों को ये ऐसा करते थे। तो इस तरह से हमारा है कि एक उसका वर्ड फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, उसके बाद उसमें इंग्लिश क्या पुट आ रहा है, तो एक तो बुक बोलेगा नेचुरली, उसके बाद उसमें अगर उसके वर्ड्स वो इंग्लिश में बोल सकता है, बोलेगा। उसके बाद संस्कृत में अगर वो पुस्तक कम बोल पा रहा है और अगर उसके कोई पुस्तक का जो टाइटल उसको भी वो संस्कृत में बोल पा रहा है। फिर उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में बुक ज़ाहिर-सी बात है कि या तो रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर शेप होती है जनरली, तो बच्चा उसका शेप्स बता रहा है। बच्चे उसमें मैथ्स का पेजेज़ बता रहा है कि कितने हैं। बच्चा उसकी कॉस्ट बता रहा है, वो भी गणित का एक पार्ट है। उसके बाद बच्चा उसके तल के बारे में बता रहा है, इसका तल कैसा है, वक्र है कि समतल है। इस तरह की कई चीज़ें इसमें आएँगी। उसके बाद इसमें बातें आती हैं सपोज़ पर्यावरण कि ये किन चीज़ों से ये पुस्तक बनी होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यह पेड़-पौधों से बनी है। पेड़-पौधे कैसे बनी है उसका प्रोसेस वो विज्ञान के थ्रू उसमें आ जाएगा। और क्या ये जैविक है या अजैविक पदार्थ है पुस्तक हमारी, तो यहाँ पर उसका विज्ञान का कॉन्सेप्ट भी हम दे रहे हैं। और इस तरह से कला भी है कि आपको इसका जो रंग-रोगन है, इसका चित्र है, कौन से कलर यूज़ हुए हैं, आपको चित्र इसमें पशु के हैं, पक्षी के हैं, कोई परी के हैं। इस तरह से बच्चों को उस पुस्तक के बारे में
अंदर एंटर करने से पहले इतनी चीजों से बच्चे को हम लोग पहले उनको मतलब पास करवाते हैं, इतने स्टेप्स उनको पहले करने हैं, तब उसके बाद आप कहानी पढ़ेंगे। क्योंकि कहानी पढ़ना आसान होता, हम लोगों ने भी किया ऐसा, लेकिन अगर आवरण के बारे में पूछा जाता था तो अवलोकन जिसको कहते हैं हमने सीखा है कि जब तक बच्चे का अवलोकन स्ट्रांग नहीं होगा तो उसकी मेमोरी शार्प नहीं होगी। और वो अवलोकन हमारे क्लास टीचिंग में बहुत हमें मदद करता है, क्योंकि जब टीचर्स अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बच्चे का अवलोकन स्ट्रांग नहीं होता है तो दिक्कतें आती हैं, और बच्चे का अवलोकन स्ट्रांग होता है तो वह बहुत बारीकियों को पकड़ता है। जैसा कि सर ने भी जिक्र किया कि फूलदेही है, बच्चा प्रश्न करता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की अगर हम क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये पुस्तकालय उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि बच्चा उसमें संकोच नहीं करता है, उसमें कोई सिलेबस का पुट नहीं होता है। नहीं तो बच्चा थोड़ा हेजिटेट करता है सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस करना, और सामान्य अन्य गतिविधियों में क्वेश्चन करने में बच्चे को थोड़ा सा मतलब इसमें कंफर्टेबल फील करता है। तो इस तरह की पुस्तकालय से हम लोग बच्चों के अंदर उनके पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों तक को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो, वे अपनी भाषा में सकें, लिख सकें, वाचन कर सकें। तो इस तरह से हम लोगों का मैडम ये प्रयास है कि पुस्तकालय वाकई में, मैं आज खुद मानता हूँ कि कुछ वर्ष पहले तक पुस्तकालय एक औपचारिक रूप से वादन होता था, लेकिन आज पुस्तकालय वादन नहीं रह गया, ये हर पल की एक गतिविधि बन चुकी है और बच्चे इसका बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं लाभ हमें भी मिल रहा है। हम भी बहुत कुछ बच्चों के साथ साथ पुस्तकालय में सीख रहे हैं और उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। जी मैडम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि आपका जो है बाल शोध और अवलोकन वाला जो परिकल्पना है, या जो आप इसके बारे में सोचते हैं, बच्चों को इसको प्रभावी और क्रियाशील रूप में करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है कि बच्चे जो रहते हैं काफी ऑब्जर्वेंट होते हैं, और आपने उस चीज को समझा है। और बच्चों को किताब देना ही, कहानी पढ़ना ही नहीं, उसको पूरी तरह से अच्छे से उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसमें चीजों को और महसूस कर सकें। तो ये जो बाल शोध का आपने परिकल्पना की है, कॉन्सेप्ट रखा है, ये बहुत अच्छा लगा। और शायद हमारे जो अभिभावक होंगे वे भी इससे काफी प्रभावित हुए होंगे। अब मैं जोशी जी से जानना चाहूंगा कि जोशी जी ने एक बजेला ऐप के बारे में और दूसरा FLN जो फाउंडेशनल लिटरेचर एंड न्यूमरेसी ऐप एक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। साहित्य से सीधे टेक्नोलॉजी की तरफ है मैम अभी। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि बच्चों को भी उससे काफी फायदा होता हाँ, होगा, जैसे अध्यापकों के लिए तो है जी, लेकिन वो बच्चों के लिए इस तरह से बहुत सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया और लिया और मुझे मौका दिया कि इसके बारे में बोलने के लिए। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सिर्फ ये 2 ऐप ही नहीं है, बहुत सारे ऐप मेरे स्वयं के बनाए हुए प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल हैं। लगभग 6 ऐप इस वक्त हैं जो कि विभिन्न और सारे निःशुल्क हैं। ये समाज के लिए है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिक्षा केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं रहता है। जैसे आप लोग हैं, आप एक इतनी बड़ी संस्था है, निःशुल्क और किसी एक उद्देश्य को लेके आप कर रहे हैं कार्यक्रम। तो एक शिक्षक के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए? सिर्फ ये नहीं कि विद्यालय जाना है, अपना वेतन लेना है, ये नहीं, इसके अलावा उस लेवल से आगे बढ़ सोचते हुए कि हम हमारी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन सी चीजें, क्या मेरी एलिजिबिलिटी है, क्या मेरी योग्यता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊं या इन्हें दे जाऊं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिन लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए भी किया। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए कुछ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमने निःशुल्क चलाए हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योगदान है मैम। तो एक बजेला ऑनलाइन ऐप, कोरोना काल में जब विद्यालय पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, तो ये एक ऐसा ऐप था जिसने बच्चों, सिर्फ मेरे विद्यालय के लिए नहीं, आप देखिए ना, सिर्फ उस समय आप इसके बाद मेरे आंकड़े हैं, लगभग 2500 बच्चों को हमने डायरेक्टली अपने ऐप से जोड़ा मैम। उस वक्त कोरोना काल में अल्मोड़ा जिले में 2500 बच्चों को केवल अपने ऐप से काम देना, वीडियो बना के जनरेट करना, PDF देना, वर्कशीट देना, गूगल के फॉर्म के माध्यम से क्विज देना,
तो वो कोरोना काल में बड़ा प्रसिद्ध हुआ मेरा बजेला ऑनलाइन ऐप। तो मुझे लगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी शिक्षा में बहुत अच्छा। फिर हमने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर बनाया कि कैसे बच्चों को शुरुआती अक्षर ज्ञान और पढ़ना लिखना और गणित की संक्रियाएं हम सिखा सकते हैं। ये थोड़ा एनिमेटेड टाइप का है। इसके अलावा अभी क्योंकि अब एआई आ गया तो इसको भी हमको अपने साथ लेना है। तो अभी हाल फिलहाल में एआई क्विज बॉट एक ऐप बनाया है, जो कि सीधे आप उसमें एक छोटा सा टॉपिक आप डालिए, माना मुझे बच्चों को सेब के ऊपर कोई क्विज देनी है, तो मैं सिर्फ उसमें एप्पल लिखूंगा और वो एक अच्छी सी क्विज जनरेट करके बच्चे को दे देगा। बच्चा उसे करेगा और वो अपना मूल्यांकन हाथों हाथ कर सकता है। इसके अलावा इंग्लिश गुरु एक ऐप है जो मैंने अपनी श्रीमती जी के साथ मिलकर बनाया है, क्योंकि हमारी तो अंग्रेजी के ऊपर उतनी अच्छी पकड़ है नहीं तो उनकी मदद भी इसमें ली गई। उनके द्वारा वीडियो बनाया गया और हमने इसके एक ऐप बनाते हुए इसको भी अपलोड किया। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहां अभी इंटरनेट की पहुंच या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्षेत्रों की अब ये भी एक समस्या है, पहाड़ों की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है मैम, कि हमारे पास फोन तो है या कहीं पहाड़ों में जाना पड़ता है या नेटवर्क नहीं है या वहाँ टावर नहीं है। अब तो खैर फिर भी पहले के उस मुकाबले बहुत ठीक हो गया। तो इन चीजों के लिए भी हमने फिर सोचा कि यार ऐसे बच्चे तो पीछे रह जाएंगे, इनको भी साथ लेना है। तो फिर बनाया नो इंटरनेट ऐप, मतलब एक ऐसा ऐप मैम जो पहली बार सिर्फ आपको उसमें ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। वो तो आपको पता ही है, बिना ऐप को इंस्टॉल करे आप नहीं चला। एक बार आपके फोन में वो ऐप इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे सीधे पढ़ सकते हैं। तो ये इसके अलावा भी काफी और सारी चीजें हैं। अभी वो अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो जैसे एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है, मूक्स करके है। फिर एक आप मेरी एजुकेशनल ब्लॉग है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तो आपको बड़ा हर्ष होगा, सभी के लिए शिक्षा जो एजुकेशनल ब्लॉग है वो 5 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है। उसमें जो हम क्वेश्चन आंसर डालते हैं चाहे किसी भी विषय के, वो सिर्फ मेरे नहीं भारतवर्ष के बच्चे उसको देखते हैं। तो 5 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो वो इतने बार उसमें हम बच्चों के लिए जो जानकारियां होती हैं, जो विभागीय जानकारी थी, वो भी साझा करते रहते हैं, क्विजेस साझा करते रहते हैं, लर्निंग मटेरियल साझा करते हैं, पढ़ने लिखने की जो पुस्तकें हैं उनके पीडीएफ हम उनको शेयर करते रहते हैं। तो हमारे शिक्षक की पहुंच आज उसकी सिर्फ विद्यालय की 4 दीवारों के अंदर तक नहीं रह गई है, हमें थोड़ा सा बाहर भी देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को साथ लगाते हुए चलना पड़ेगा। डिजिटल लाइब्रेरी है मेरे स्कूल में खुद की, हमने डिजिटल वही मोबाइल फोन से किताबों को हमने ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से ऐप में ही इंटीग्रेट कर रखा है। बच्चे जहां चाहे फोन आप ले जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी, उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन अब मेरा मानना है कि जहां पर अगर हमें कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं उस चीज से हमें अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए, नकारात्मक चीजों को साइड में रखते हुए हमें अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए। अब स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है, वो भी एक इशू है बच्चों के लिए, थोड़ा आंखों का बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो ये है, बजेला ऑनलाइन ऐप एक बड़ा प्रसिद्ध ऐप रहा था कोरोना काल में, काफी बच्चों को हमने शिक्षा से जोड़ा। तो हम मेरे शिक्षक जीवन का ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने कोरोना काल जैसी महामारी के दौरान भी बच्चों को शिक्षा से लगातार जोड़े रखा उस समय। तो ये है मैम। और ये सारे ऐप जो हैं वो प्ले स्टोर पर निःशुल्क अवेलेबल हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपके मंच से भी निवेदन करूंगा, जिनको भी जैसी आवश्यकता है आप जाएंगे वहां पर, मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, बजेला ऑनलाइन एजुकेशन देखेंगे तो आपको एप्स वहां पर दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई दिक्कत है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ऐसे ही किसी के ऐप को अपने प्ले स्टोर में पब्लिश नहीं करने देते हैं। जी मैम, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान के, और सबसे ज्यादा खुशी हुई कि आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जो कि बच्चों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। बच्चों के साथ साथ उनके अध्यापकों के लिए भी काफी उपयोगी है, क्योंकि बहुत सी चीजें उस लाइब्रेरी का नाम है उस लाइब्रेरी का डिजिटल पढ़ता चल बढ़ता चल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टैगलाइन रखना जरूरी है। ये टैगलाइन रखने का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे कनेक्ट करते हैं उस चीज से अपने आप को। तो वही जैसे वो ग्वाला कक्षाओं का मतलब ये था, बच्चे ग्वाला चले जाते थे बेसिकली। तो हमने कहा चलो यही बच्चों के लिए हम ग्वाला कक्षाओं का संचालन करते हैं। तो टैगलाइंस हैं जो बच्चे अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ इनके साथ हो रहा है। तो ऐसे ही था, डिजिटल लाइब्रेरी का नाम भी है बढ़ता चल पढ़ता चल। तेरे फोन, आपके पास फोन है जेब में, जहां आपको पढ़ना है आप बैठ के शांति से पढ़ लीजिए,
पुस्तक नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। आपके पास फोन है, आजकल फोन लगभग, क्योंकि विभाग ने भी सभी को फोन दे दिए, एक घर में तो सबके पास फोन है ही है। तो आपके पास फोन है, आपको कोई कहानी पढ़नी, आप उसको पढ़िए। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैम चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सी जानकारी आपने दी है, और आशा है हमारे जो इस प्रोग्राम को देखने वाले दर्शक होंगे, उनमें बच्चे या कुछ अध्यापक भी होंगे, तो वो उनके लिए ये जानकारियां ज्यादा प्रभावी रहेंगी और उसको सर्च भी करके देख सकते हैं। अब मैं आप दोनों में से ये जानना चाहूंगी, क्या आप लोग इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? कहने को तो मैम ये जो वो है ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की कहानियां बहुत लंबी होती हैं। शिक्षकों की कहानियां बहुत लंबी है, उनके संघर्षों की कहानियां बहुत लंबी है, लेकिन वो हम बैकएंड में कभी बैठ के बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल तो काफी यही काफी है। तो नेगी जी, आप जी आपको जी हाँ, सर ने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस श्री भास्कर जी के साथ मंच साझा कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि हम एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं और समय कम पड़ जाता है तो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, आयु वर्ग के लिए नहीं है, क्या इसको मतलब जेंडर बेस नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे एसएमसी में आते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि हर चीज को आप स्कूल तक ना समझें। जो ये गतिविधियां हैं, ये आपके घर में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ होनी चाहिए जितनी स्कूल में होती हैं, क्योंकि इनका कोई बाउंड्री नहीं होती है। पुस्तकालय आप भी पढ़ेंगे, पढ़ने की कोई एज नहीं होती। जैसा सर ने कहा, जब मर्जी आए आप पढ़िए, ना पढ़ने की एज भी नहीं है। और अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे, सीखना छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैड हैबिट इन बच्चों में आती है, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का ज्यादा इंक्लिनेशन अब आईसीटी पर हो गया है। जैसे सर ने कहा, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो स्क्रीन टाइम को बढ़ाना मजबूरी भी है। बट कहीं ना कहीं अगर हम पेरेंट्स टीचर्स मिलकर अगर उसको फ्रूटफुल बनाएं, तो स्क्रीन टाइम का हमारा आज, क्योंकि आईसीटी है, बच्चे को हम उससे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना होगा कि जो ये आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का लाभ जितने भी दर्शक हैं उनको तो लेना ही चाहिए। उसके अलावा उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उस दायरे तक भी इस चीजों को जाना चाहिए। क्योंकि पुस्तक प्रेम धीरे धीरे घट रहा है, आईसीटी का यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक हार्ड कॉपी हम पढ़ते हैं उसको हमें पकड़ना भी पड़ता है। उसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स पूरा एक्टिव होते हैं। हमारे फिजिकल, जैसे हम बुक पकड़ रहे हैं तो हमको हाथ भी हमारे वहां पर हो रहे हैं, हमारी आई कांटेक्ट, हर चीज, हम बुक की पोजीशन को भी हम एडजस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भी हमें पुस्तकालय की मदद से भी बचाए रखना है। आईसीटी को तो जोड़ना है, लेकिन जो एक पुस्तक का मेन जो इम्पोर्टेंस होती है, एक हार्ड बुक की, हार्ड कॉपी की, उसकी इम्पोर्टेंस को भी बचा के रखना आज हमारा फर्ज है। और उसमें हम टीचर्स ही नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज, इन सब को पुस्तकों के प्रति अपना रुचि दिखानी होगी। ये ना हो कि धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो गया और हार्ड कॉपीज, बुक्स वगैरह एक म्यूजियम का पार्ट बन के रह जाए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि पुस्तकालय को दोनों रूप में, आईसीटी प्लस हार्ड कॉपी के रूप में, बुक्स के रूप में बराबर वैल्यू देते हुए हम अपने आने वाली जनरेशन को आगे ले जाएं, ताकि उनका जो सोचने का तरीका है, उनका पढ़ने का जो नजरिया है, बुक्स के प्रति जो एक अटैचमेंट है, वो कम ना हो, और उनका जो आईक्यू लेवल है वो बढ़े। और अगर ये थोड़ा सा, मैं ये लास्ट इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो आपका, क्योंकि फिर बात समय की बाध्यता भी है, लेकिन जहां तक आप लोगों का ये धार संस्था का जो ये प्रयास है, ये प्रयास बहुत अच्छा है। इसलिए कहूंगा क्योंकि ऐसे प्रयास करना कोई बहुत कठिन नहीं है। ये प्रयास कोई भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते हैं? मेन आती है डेडिकेशन, इच्छा शक्ति। आपके अंदर संवेदनशीलता, इच्छा शक्ति की अगर कमी है तो, नहीं तो इसमें आपने एक फेसबुक लाइव चलाया, हम लोगों को आपने इनवाइट किया, क्या ये बहुत बड़ा काम था? नहीं था। लेकिन अन्य कई, मतलब बहुत कम परसेंटेज में आज समाज में
इस तरह से समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पर इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि आपकी जो ये मशाल है इसको आगे बढ़ाएं हम, और हम निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही की अन्य जो भी मशालें हमको कहीं और से मिल रही हैं, चाहे विभाग के तौर पर, उसको भी हम आगे ले जा रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाली जनरेशन है, जो ये बच्चे हैं, इनका जो इनकी शिक्षा दीक्षा है, इनका पुस्तकों के प्रति प्रेम है, क्योंकि पुस्तकों के प्रति प्रेम होगा तभी ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य के, हमारे भारत के निर्माता बन पाएंगे। और दूसरा, बच्चों को जहां तक हो सके कि पेरेंट्स को भी पुस्तक, जैसे पुस्तक मेला है या पुस्तकों के स्टॉल्स हैं या स्कूल के द्वारा जो पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके प्रति थोड़ा सा उनका रख रखाव, उनके प्रति थोड़ा सा समर्पण भाव जरूर पैदा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये प्रयोजन जो आप लोगों का है सफल होगा। और यह अभी स्टार्टिंग है, मैं तो कह रहा हूँ अभी इसके एंड तो हम सोच भी नहीं सकते, अब इसने बहुत आगे जाना है। और जहां तक मेरा अपना प्रयास है, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जो मेरी अपनी एक इच्छा रही है, कुदरती इच्छा, जो मेरे अंदर एक भाव रहा है कि एक कवि रहे हैं श्री द्विवेदी जी कि उनकी 2 लाइनें हैं कि पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं, और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया, क्योंकि मैं इन चीजों के लिए बहुत नया हूं और मुझे एक नया जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जाहिर सी बात है मेरे व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी बहुत लाभकारी है। और आगे भी मैं चाहूंगा कि आपका इस तरह से सहयोग और मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। और मैं भी आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि अपने स्तर पर मैं आप लोगों के कार्यक्रम, आप लोगों की जो इच्छा है, आप लोगों का जो संकल्प है समाज के लिए, उसको आगे ले जाने में मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, काफी ज्ञानवर्धक थी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इसको देख रहे होंगे, या हमारे पुनरुत्थान के बच्चे भी अगर इसे सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, तो उन्हें अवश्य ही काफी जानकारी मिली होगी, ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। साथ ही मैं श्री मातवर सिंह नेगी जी और सुश्री रविंद्री मधवाल का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने कोना कक्षा का शुरुआत करी और बच्चों को एक साहित्य का स्वाद चखने का मौका या अवसर दिया, जो आप लोगों के ज्ञानी जनों के हाथों से आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं और अपने देखने वाले सभी दर्शकों से फिर से अनुरोध करेंगे कि अगर आप भी कोना कक्षा का कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या किसी विद्यालय में इसको खोलना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद नेगी जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।